जादुई सोने की बकरी। मखना गांव में रहने वाले गणेश को हमेशा से ही जानवरों से काफी लगाव प्यार था। वो पशुपालन के काम में बेहद निपुण था। उसके पास अनेकों बकरियां थीं जिसके दूध को बेचकर वो अच्छी कमाई किया करता था। पर उसकी सबसे पुरानी बकरी गोमती अचानक बहुत ही गंभीर रूप से बीमार पड़ गई, जिसे देख वो कहने लगा, गोमती, क्या हो गया था तुझे? न तू घास खा रही है, न दूध दे रही है। फिर वो उसके आगे टोकरी में भरे घास को रखता है, पर उसकी बीमार बकरी मुंह घुमाकर जोर जोर से मिमियाने लगती है। पहले तू सूखे घास तिनकों को भी बड़े चाव से खाती थी। आज तो तेरे लिए हरी भरी चराई लाया हूँ और तू है कि मुंह भी नहीं मार रही। खूंटे से बंधी बकरी जोर जोर से गुहार लगाती है, जिसे सुनकर गणेश की पत्नी अनुराधा कहती है, ये गोमती इतने जोर जोर से मिमिया क्यों रही है? एक काम कीजिए, इसे खूंटे से खोल दीजिए। जैसे ही गणेश बकरी को खूंटे से खोलता है, बीमार बकरी जोर जोर से पैर पटकने लगती है, जिसे देख गणेश कहता है, हे भगवान, हर दिन के साथ इसकी सेहत बिगड़ती ही जा रही है। कहीं इसे प्यास तो नहीं लगी? ऐसा सोचकर गणेश बर्तन में पानी डालकर बकरी के आगे रख देता है और वो पानी पीकर शांत होकर बैठ जाती है। रात होने पर अनुराधा कहती है, आइए खाना खा लीजिए। मुझे भूख नहीं है अनुराधा। मैं जानती हूँ कि आप अपनी इस बकरी से बहुत प्यार करते हैं और उसकी बिगड़ी सेहत के कारण चिंतित हैं, मगर ऐसे सामने रखे अन्न का अनादर करना अच्छा नहीं। अनुराधा, जिसने आजीवन जानवरों का इतना आदर किया, वो अन्नपूर्णा का अनादर कैसे करेगा? ऐसे ही कई दिन और बीत जाते हैं, पर उसके बीमार बकरी की हालत सुधरने की बजाय और ज्यादा बुरी होती चली जा रही थी। वो एकदम मरियल और कमजोर हो चुकी थी, जिसे देखकर अनुराधा कहती है, इसे एक बकरी के इलाज में आपने जीवन की सारी जमा पूंजी झोंक दी है। और अगर मुझे आगे भी अपनी बकरी के इलाज में पैसे फूकने पड़े तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। इसी एक बकरी से हमने बकरी पालन शुरू किया था। एक वक्त में ये गाय जितना दूध दिया करती थी, भूल गई? याद है, लेकिन उस बात को जमाने गुजर गए और अब ये बूढ़ी हो चुकी है। इसका जीवन ज्यादा दिन का नहीं, इसलिए इस पर और पैसे बहाना बेफिजूल है। सैकड़ों पशु चिकित्सक से इलाज के बाद भी बकरी की हालत पर कोई सुधार नहीं मिलता और रात के अंधेरे में वो बकरी रोते हुए अपने मन में कहती है, देवी माँ, मेरी मदद कीजिए, मैं बहुत ही दुख में हूँ। लगातार 2 दिन तक बकरी आंसू बहाकर भगवान को गुहार लगाती है। पुकार सुनकर उस रात के अंधेरे में आसमान के बीच से लक्ष्मी माँ प्रकट होकर कहती हैं, हे अजा, कहो क्या विपदा है तुम्हारी? तुमने मुझे सच्चे हृदय से पुकारा और देखो मैं आ गई। लक्ष्मी माँ को अपने पास देखकर खूंटे से बंधी बकरी पागुर करते हुए उन्हें प्रणाम करके कहती है, माँ, मेरे मालिक ने अपने जीवन की सारी कमाई मुझे चंगा भला करने में बहा दिया, जिस कारण उनकी आर्थिक अवस्था बहुत बदहाल हो गई है। मैं जानती हूँ कि अब मेरे जीवन के अधिक दिन शेष नहीं, इसीलिए मैं मरने से पहले उनकी बिगड़ी अवस्था में सुधार का सहारा छोड़कर जाना चाहती हूँ। ठीक है आजा, मैं तुम्हारी अंतिम इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगी। ऐसा कहकर लक्ष्मी माँ हाथ बढ़ाकर अपनी दैवीय शक्ति से बकरी के गर्भ में एक प्रकाश भर देती है और कहती हैं, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम इसी क्षण गर्भवती होगी और कुछ ही देर में 3 मेमनों को जन्म दोगी, जो जादुई सोने की बकरियां होंगी। और ये वरदान भी देती हूँ कि तुम इंसानों की तरह बोलकर अपने मालिक को ये रहस्य बता सकोगी। तुम्हारे पास अल्प घड़ी है, अपने मालिक को ये शुभ संदेश दे दो अजा। आपका लाख लाख धन्यवाद माँ। लक्ष्मी माँ के अदृश्य होने के बाद बकरी चीख कर कहती है, माँ, माँ। बकरी के मिमियाने की आवाज सुनकर दोनों पति पत्नी बाहर आते हैं और बकरी कहती है, मालिक, मेरे पास ज्यादा समय नहीं, मैं 3 बकरी के बच्चों को जन्म देने वाली हूँ,
जो सोने की जादुई बकरी होंगी। जब भी आप उन्हें सहलाएंगे वो सोने की जादुई बकरी बन जाएंगी, जिसमें एक बकरी सोने के सिक्के, दूसरी सोने का गोबर और तीसरी सोने का दूध देगी। फिर वो मरियल बकरी 3 बच्चों को जन्म देकर मर जाती है। वो दोनों पति पत्नी एक दूसरे की सूरत निहारने लगते हैं और गणेश रोकर कहता है, देखा अनुराधा, मरते समय भी हमारी बकरी अपना अंश दे गई। कुछ ही दिनों के अंतराल में वो तीनों मेमने बकरी में बदलने लगती हैं। अनुराधा उन्हें हरी घास खिलाते हुए सहला रही होती है। तभी तीनों बकरियां जादुई सोने की बकरी में बदल जाती हैं और एक सोने का दूध, दूसरी सोने का गोबर और तीसरी सोने के सिक्के देती हैं। सुनो जी, क्या हुआ भगवान? देखो ये बकरियां सोने की बन गई हैं और खजाना बरसा रही हैं। हमारे अच्छे दिन आ गए। इन सोने के गोबर, सिक्के और दूध को बेचकर हम इस गरीबी से छुटकारा पा लेंगे। सो तो है। तीनों जादुई सोने की बकरियों से मिले धन को बेचकर वो दोनों बड़ा सा घर बार खरीदकर ठाट बाट से रहने लगते हैं। हर दिन के साथ वो तीनों बकरियां एक पहर में सोना दिया करती थीं, जिसे बटोर कर वो एक बोरी में रखा करते थे। एक दिन रमीला वहां आकर कहती है, अरे अनुराधा बहन, तुम्हारे भाग्य ही खुल गए। ऐसा कौन सा जादुई खजाना लगा है? सारे पैसे तो तुमने मरियल बकरी के इलाज में फूंक दिए थे। हमारी उसी बकरी ने हमको 3 जादुई सुनहरी बकरी दी है। हमारे भी घर में बहुत गरीबी छा गई है। अन्न का एक भी दाना नहीं। अपनी बकरियों से मेरी सहायता करो। फिर अनुराधा खूंटे से बंधी तीनों बकरियों को जैसे ही प्यार से सहलाती है, वो सोने की जादुई बकरी में बदलकर सोने का दूध, गोबर और सिक्के देकर वापस से साधारण रूप में आ जाती हैं। लो रमीला, इन्हें बेचकर तुम अपनी आर्थिक दशा सुधार लो। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराधा। ईश्वर तुझे और धन धान्य दे। ऐसे ही समय गुजरता है और वो लोगों की सहायता किया करते। एक दिन उनके घर के दरवाजे पर एक बूढ़ी भिखारन खड़ी होकर कहती है, कोई है? इस बड़े घर में कोई रहने वाला? बड़ा दिल वाला, इस बुढ़िया को कुछ खाने को दे दो। भिखारन की गुहार सुनकर गणेश हाथों में खाने की थाली लाकर कहता है, ये लो काकी, खा लो। जब बुढ़िया भिखारन खाकर तृप्त हो जाती है, तब गणेश कहता है, अरे रुको काकी। फिर वो उस बुढ़िया को अपने घर के अंदर ले आता है और अपनी बकरियों को सहला कर कहता है, मेरी बकरियां, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। जादुई बकरी चमचमाती सोने की बकरियों में बदल जाती हैं और फिर से सोने का दूध, सोने का गोबर और सोने के सिक्के देती हैं, जिसे देखकर भिखारन कहती है, अरे ये कैसी जादुई बकरियां हैं जो सोना देती हैं। काकी, ये सारा सोना तुम बटोर कर ले जाओ और फिर कभी भीख मत मांगना। शुक्रिया बेटा, तूने मुझे दर दर की ठोकर खाने से छुटकारा दे दिया। अब मुझे भीख मांग कर पेट नहीं पालना पड़ेगा। इसके बाद भिखारन वहां से चली जाती है और वो दोनों अंत में कहते हैं, मैंने कभी सोचा नहीं था अनुराधा कि जो हाथ दूसरों से उधार लेने वाले बन गए थे, वो एक दिन देने वाले बन जाएंगे। ये सब हमारी उसी भाग्यशाली बकरी की ही देन है, जो आज हम समृद्ध और सुखी जीवन जी रहे हैं। दुखियारे लोगों की मदद भी कर पा रहे हैं। सो तो है। लगता है बकरियां भूख से मिमिया रही हैं। उन्हें चारा डालने का समय हो गया। इस तरह वो दोनों धनी होने के बावजूद भी अपनी अमीरी और लोगों की सहायता का श्रेय अपनी उस बकरी को देना कभी नहीं भूलते, जिसने उन्हें मरते वक्त 3 जादुई सोने की बकरियां तोहफे में दी थीं। गोलगप्पे वाली बहू। सुमन अपने पति सोहन के साथ और अपनी सास कांता के साथ रहती थी। वो सभी काफी खुशी से रहा करते थे। सोहन खुद एक बिजनेसमैन था। सोहन अपनी माँ और अपनी पत्नी सुमन को कभी भी कोई परेशानी नहीं झेलने देता और हर किसी की मदद किया करता था। सुमन सोहन को फोन करती है। हेलो सोहन, आज तुम घर जल्दी आ जाना। पर क्यों सुमन, आज कोई खास दिन है क्या? नहीं नहीं, बस मुझे आज तुम्हारी याद आ रही है, इसलिए मैं तुम्हें घर जल्दी आने को बोल रही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं घर जल्दी आ जाऊंगा। थोड़ी देर बाद सोहन अपने घर जल्दी से आ जाता है। जैसे वो घर के अंदर घुसता है कि घर में पूरा अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है।
सोहन बोलता है, अरे घर में इतना अंधेरा क्यों हो रखा है? बिजली वालों ने लाइट काट दी है क्या? सोहन की बातों का कोई भी जवाब नहीं देता और एक बार फिर सोहन चिल्लाकर बोलता है, अरे घर में इतना अंधेरा क्यों हो रखा है? बिजली वाले ने लाइट काट दी है क्या? सोहन का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था और सोहन ने गुस्से में अपना बैग फेंक दिया। जैसे वो अपना बैग फेंकता है कि तभी वहां पर लाइट जल जाती है। जैसे ही लाइट जलती है वैसे ही सोहन के चेहरे पर एक चमक आ जाती है और वो अपने घर को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आती है और वो अपनी पत्नी से बोलता है, सोहन ये क्या? अरे सोहन जी, आप अपना बर्थडे कैसे भूल सकते हो? हैप्पी बर्थडे माय डार्लिंग। सुमन का ये सरप्राइज उसे बहुत ही अच्छा लगता है और वो उसको गले से लगा लेता है। वहीं दूसरी तरफ उसकी माँ कांता एक बड़ा सा केक बनाकर लाती है और सोहन के सामने वो केक रख देती है, जिसके बाद सोहन केक को कट करके बर्थडे सेलिब्रेट कर लेता है। अगली सुबह सोहन एक बार फिर अपने ऑफिस जाता है और उसका मैनेजर उससे बोलता है, सर जी हमारी पार्टी के कुछ पेपर हैं, आप इन पर साइन कर दो। ठीक है, मैं अभी कर देता हूँ। इतना कहकर सोहन पेपर पर साइन कर देता है और शाम को अपने घर चला जाता है। अपने घर में शाम का खाना खाकर वो सो जाता है। अगले दिन जब वो अपने ऑफिस में आता है तब उसका मैनेजर सोहन को देख गार्ड से बोलता है, गार्ड गार्ड, ये भिखारी कौन आ गया है? निकालो इसे यहां से। तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम मुझे भिखारी कैसे बोल सकते हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? मैं तुम्हें अभी निकाल रहा हूं ऑफिस से। तू मुझे क्या निकालेगा? मैं तुझे इधर से भगा रहा हूं। इसका मतलब तू जानता है क्या? तेरी औकात भी नहीं है मेरे सामने खड़े होने की। अरे तो मुझे ये बोल रहा है कि तू मुझे ऑफिस से निकालेगा? देख, तूने अपना सब कुछ अपने हाथों से साइन किया है, अपने पूरे होशो हवास में सब कुछ मेरे नाम किया है और अब ये सब मेरा है, इसलिए मैं तुझे यहाँ से निकाल रहा हूँ। या तो तुम तमीज से यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें धक्के मार कर निकलवा दूंगा। सोहन को यह सदमा बर्दाश्त नहीं होता और सोहन को दिल का दौरा पड़ जाता है और वो सड़क पर बेहोश हो जाता है। कुछ लोग उसको उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं और हॉस्पिटल से उसकी पत्नी के पास सोहन के हार्ट अटैक आने की खबर पहुंच जाती है। ये सुनकर सुमन और कांता दोनों भागे भागे हॉस्पिटल में आते हैं। ये देखकर कि सोहन हॉस्पिटल के बेड पर बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है, सुमन को चक्कर आ जाता है और वो भी बेहोश हो जाती है। ये सब देख कांता रोते हुए बोलती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी बहू भी बेहोश पड़ी है, वहीं दूसरी तरफ मेरे बेटे को हार्ट अटैक आ गया। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और कांता से बोलते हैं, आपके बेटे को कोई बड़ा ही धक्का लगा है जो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके, इसलिए इन्हें अटैक आया है। आप इनका अच्छे से ख्याल रखिएगा वरना इनको कुछ भी हो सकता है। थोड़ी देर बाद सुमन को होश आ जाता है और सुमन और कांता दोनों सोहन के पास पहुंच जाते हैं और इस हार्ट अटैक का कारण पूछते हैं। मां, सुमन, हमारा जो मैनेजर दुबे था उसने धोखाधड़ी से हमारा सब कुछ अपने नाम करवा लिया है, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। सुमन अपने पति को कोई भी टेंशन नहीं देना चाहती थी और इसलिए वो उससे बोलती है, सोहन जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना आपके पास। हम अपना कारोबार एक बार फिर शुरू करेंगे, लेकिन इस बार मैं गोलगप्पे का कारोबार शुरू करूंगी। गोलगप्पे का? पर वो कैसे हो सकता है? हमारे पास तो अब कुछ भी नहीं है। आप चिंता मत कीजिए सोहन जी। इतना कहकर सुमन वहां से चली जाती है और जैसे ही वो अपने घर में पहुंचती है वैसे ही वहां पर सोहन का मैनेजर उससे बोलता है, तू यहाँ पर क्या कर रही है? तुझे तो तेरे पति ने नहीं बताया कि अब सब कुछ मेरे नाम है? हाँ, बताया है। फिर तू यहाँ पर आ गई। अच्छा, तो तू अपने पति को छोड़कर मेरे पास आई है। मुझे पता था तुम लड़कियों की कोई जात नहीं होती, जिसके पास पैसा होता है तुम सारी लड़कियां उन्हीं के साथ अपना जीवन बिताने की सोचती हो। खैर, अच्छी बात है, अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहिए। तुम जैसे कुछ नीच इंसानों की वजह से पूरी मर्द जात बदनाम है। तुम जैसे पर तो मैं थूकना भी पसंद ना करूं।
यहाँ पर तो मैं अपने पति का सामान लेने के लिए आई थी। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे ऐसा बोला? रुक, तुझे अभी बताता हूँ। मैनेजर उसको मारने ही जा रहा होता है कि इतने में सुमन की सास वहां आ जाती है और उसको डंडे से मारने लगती है। थोड़ी देर के बाद कांता और सुमन वहां से रोते हुए चले जाते हैं। सुमन अपने साथ कांता से बोलती है, माँ, मैं अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहती हूँ। तू चिंता मत कर, मैं हूँ तेरे साथ बेटा। थोड़ी देर बाद सुमन और कांता अपने कान के कुंडल, हाथ के कड़े निकालकर सुनार के पास बेच देती है। उसके बाद जो पैसे आते हैं उससे वो दोनों जंगल के पास झोपड़ी बनाते हैं और थोड़े पैसों से गोलगप्पे बनाने का सामान ले आते हैं। रात के समय दोनों गोलगप्पे बना लेते हैं और अगली सुबह गोलगप्पे को बेचने के लिए बाजार में चले जाते हैं। बढ़िया बढ़िया गोलगप्पे खाओगे? ऐसे गोलगप्पे कहीं भी नहीं खाए होंगे। ताजे ताजे गोलगप्पे खाओ, ताजे गोलगप्पे। सुमन की आवाज सुनकर और नया ठेला देख उसके पास काफी ग्राहक आने लगे और उसके टेस्टी गोलगप्पे खाकर एक लड़की ने कहा, अरे भाभी, आपके गोलगप्पे तो बहुत ही टेस्टी हैं। आप रोज यही पर ठेला लगाया करो, मैं आपके पास रोज आया करूंगी। उसकी ये बात सुनकर सुमन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आती है और उसके जवाब पर सिर हिलाकर हाँ कर देती है। धीरे धीरे करके सुमन के ठेले के आगे लंबी लाइन लगने लगी और देखते ही देखते सुमन एक ठेले से बड़ा सा होटल खोल लेती है। धीरे धीरे करके एक बार फिर सुमन अमीर हो जाती है और अपने परिवार के साथ खुशी से रहने लगती है। चुड़ैलों की चाय टपरी। केदारनाथ के छोटे से इलाके में एक छोटी सी चाय की टपरी थी जिसमें 3 बहनें चाय बनाकर लोगों को बेचा करती थीं, जिनका नाम सुष्मिता, भानुमति और दृष्टि था। सुष्मिता और भानुमति दोनों दृष्टि की बड़ी बहनें थीं। वहीं दृष्टि सबसे छोटी और सबसे ज्यादा चंचल थी। पूरे इलाके में उन तीनों बहनों की चाय सबसे ज्यादा मशहूर थी, जिसकी वजह से वो अच्छा खासा कमा भी रही थी। जो भी केदारनाथ घूमने आया करता वो उन तीनों बहनों की चाय की टपरी में चाय पीने जरूर आता। एक दिन एक कपल शादी के बाद वहां घूमने जाते हैं। आपको पता है यहाँ की खास बात क्या है? यहाँ पर एक चाय की टपरी है जहाँ बहुत ही स्वादिष्ट चाय पीने को मिलती है। अनन्या, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये चाय की टपरी क्या होता है? अरे बुद्धू, टपरी मतलब चाय की एक छोटी सी दुकान। चलो हम भी इन तीनों बहनों की चाय की दुकान पर चलते हैं। चिराग अपनी पत्नी अनन्या की बात मानकर उन तीनों बहनों की चाय की दुकान में रास्ता पूछते पूछते पहुंच जाता है। अरे यार, कितनी दूर है इन तीनों बहनों की चाय की दुकान। चलो कोई नहीं, आखिर हम पहुंचे तो सही। सुनिए, जरा हमारे लिए 2 कप गर्मा गर्म चाय बना दीजिए। बहुत दूर से हम आए हैं सिर्फ और सिर्फ आपकी चाय की दुकान से चाय पीने के लिए। अरे भानुमति, जरा साहब और मैडम के लिए चाय तो चढ़ाना। अभी चढ़ाती हूँ दी। भानुमति चाय का बर्तन रखकर उसमें चाय बनाने लगती है। देखते ही देखते वो एक लाजवाब जायकेदार खुशबू वाली चाय बना देती है, जिसकी खुशबू सूंघते ही वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। तभी भानुमति चाय को कप में डालकर दृष्टि से कहती है, अरे छुटकी, तनिक इधर तो आओ। ये लो, चाय लेकर जाकर साहब और मैडम को दे दो। दृष्टि चाय के कप उठाती है और उन्हें ले जाते हुए कहती है, चाय गरम, चाय चाय गरम, चाय चाय गरम, चाय चाय वाला चाय। ये लो साहब, आपकी चाय। ये लो मैडम, ये आपकी चाय है। अरे तुम तो बहुत ही प्यारी हो। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम दृष्टि है। मैं 3री कक्षा में पढ़ती हूँ और अपनी दोनों बहनों की मदद करती हूँ। दृष्टि की बात सुनकर अनन्या को हंसी आ जाती है। तभी वहाँ सुष्मिता पहुँच जाती है। दृष्टि, मेहमानों को ऐसे परेशान मत करो, उन्हें आराम से चाय पीने दो। इतना कहकर सुष्मिता अपनी छोटी बहन दृष्टि को वहाँ से ले जाती है। लेकिन तभी अचानक से बारिश होने लगती है, जिसे देखकर सुष्मिता उन दोनों से कहती है, अरे अब तो बारिश होने लगी है और बारिश होने के बाद यहाँ के रास्ते बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं। अगर आप दोनों चाहो तो बारिश रुकने तक हमारी दुकान में रुक सकते हो। सुष्मिता की ये अच्छाई देखकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं और बारिश रुकने का वहीं इंतजार करने लगते हैं। और बारिश रुकने तक वो सुष्मिता की दुकान की कई सारी चाय स्वाद स्वाद में पी जाते हैं। और बारिश रुकने के बाद वो दोनों वहां से खुशी खुशी चले जाते हैं। लेकिन जब सब कुछ ठीक चल रहा हो और कुछ गलत ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। वहीं कुछ ऐसा उन तीनों बहनों के साथ भी हुआ। उनकी ही दुकान के पास एक विमल नाम के आदमी का एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था। लेकिन आप लोग तो जैसे जानते ही हो कि ऊंची दुकान के फीके पकवान। वो अपनी चाय में दूध कम, पानी ज्यादा मिलाया करता था, जिसकी वजह से उसका चाय का रेस्टोरेंट चल नहीं पाता था। जो भी ग्राहक आता है वो सीधा इन तीनों बहनों की चाय की टपरी में घुस जाता है।
अरे इस टूटी फूटी दुकान में उन्हें क्या स्वाद मिलता है जो मेरे इतने अच्छे रेस्टोरेंट में नहीं है। मुझे इसका कुछ तो उपाय निकालना ही होगा। एक रात वो तीनों बहनें काम खत्म करके अपनी चाय की दुकान में ही सो जाती हैं। इस बात का फायदा उठाकर विमल रात के समय उनकी चाय की दुकान के चारों तरफ पेट्रोल छिड़क कर आग लगा देता है, जिसके बाद वो तीनों बहनें आग में जलने लगती हैं। लेकिन सुष्मिता और भानुमति अपनी छोटी बहन दृष्टि को उस आग से किसी तरह बाहर निकाल देती है और उसकी जान बचा देती है। लेकिन वो दोनों अपनी जान बचा नहीं पाती और आग में जलकर मर जाती हैं। इस दुर्घटना के बाद दृष्टि यहाँ वहां दर दर की ठोकरें खाने लगती है। उसका कोई सहारा नहीं था। वो लोगों के घरों में जाकर भीख मांगकर अपना गुजारा करती और हर रात रोते हुए अपनी दोनों बहनों को याद करने लगती। सुष्मिता दीदी, भानु दीदी, आप दोनों मुझे छोड़कर क्यों चली गई? आप दोनों के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। अब मैं आप दोनों के बिना कैसे जीऊंगी? दृष्टि रो ही रही होती है। इतने में वहाँ सुष्मिता और भानुमति की चुड़ैल उसके सामने प्रकट होती है, जो उससे कहती हैं, दृष्टि, रोना बंद करो। हम कहीं नहीं गए हैं, हम तुम्हारे पास ही हैं और हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेंगे। छुटकी, तुझे छोड़कर भला हम कहीं जा सकते हैं क्या? हम तेरे लिए वापस लौट कर आए हैं। चल आजा, हमें गले से लगा ले। दृष्टि खुशी से अपनी दोनों बहनों की चुड़ैलों को गले से लगा लेती है। वहीं अगले दिन सुबह जैसे ही होती है, दृष्टि और भानुमति दोनों इंसानी रूप में बदलकर अपनी चाय की टपरी पर दोबारा से खड़ी रहती हैं और चाय बनाने का काम शुरू कर देती हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग अपनी चाय बनाने का काम कभी नहीं छोड़ेंगे। वो तीनों बहनें दोबारा से चाय का काम शुरू कर देती हैं और पहले की ही तरह उन तीनों बहनों की दुकान पर बहुत भीड़ लगने लगती है। ये सब विमल देख लेता है, जिसके बाद वो खुद से ही कहता है, अरे बाप रे बाप, उस रात मैंने इन तीनों को जलाकर मार दिया था, फिर ये तीनों जिंदा कैसे हो सकती हैं? मुझे तो लगता है ये तीनों चुड़ैल बन गई हैं और उसके बाद भी यहाँ चाय बेचने का काम कर रही हैं। मुझे ये बात सभी लोगों को बतानी होगी। विमल आसपास के सभी लोगों को इकट्ठा करता है और उन्हें इन तीनों के बारे में भड़काता है, जिसके बाद सभी लोग मिलकर विमल के साथ सुष्मिता की चाय की दुकान पर पहुंच जाते हैं और उससे कहते हैं, अरे चुड़ैल की बच्ची, तू हमारे यहाँ क्या कर रही है? अगर तू मर चुकी है तो तू चाय कैसे बना रही है? हे भगवान, बाप रे बाप, इन चुड़ैलों की हिम्मत तो देखो, हमारे ही इलाके में चाय बेच रही हैं। इन्हें यहाँ से बाहर निकालो। अरे ये चुड़ैल है चुड़ैल, ये सीधी तरह यहाँ से जाएंगी नहीं। इन्हें तो पत्थर उठाकर मारो, तभी इन्हें सबक मिलेगा। गांव के सभी लोग मिलकर उन तीनों को पत्थर उठाकर मारने लगते हैं। सुष्मिता और भानु को पत्थर लगने के बाद कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन दृष्टि के जैसे ही पत्थर लगता है उसके माथे से खून निकलने लगता है, जिसे देखकर भानुमति और सुष्मिता बहुत गुस्से में आ जाती हैं और उसी वक्त वे अपने असली रूप में आ जाती हैं। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? क्या कसूर है हमारा जो तुम हमारे ऊपर इतना अत्याचार कर रहे? अरे चुड़ैल की बच्ची, तेरा कसूर ये है कि तू चुड़ैल होकर भी चाय बेच रही है। तुम्हारा भांडा तो फूटना ही था ना। तभी सुष्मिता को विमल की बात कुछ अटपटी सी लगती है, जिसके बाद वो गुस्से से विमल से कहती है, तुझे कैसे पता कि हम मर चुके हैं और मरने के बाद भी चाय का काम कर रहे हैं? विमल ने एक बार भी नहीं सोचा और अचानक से कह देता है, अरे मैंने ही तो तुम दोनों को पेट्रोल छिड़क कर आग लगाकर जलाया था, तो क्या मुझे नहीं पता होगा कि तुम तीनों मर चुकी हो और चुड़ैल बन चुकी हो? विमल की बात सुनते ही सभी लोग विमल को घूर घूर कर देखने लगते हैं, जिसके बाद भानुमति और सुष्मिता विमल की गर्दन को गुस्से से पकड़ लेती हैं और उससे कहती हैं, हमें तो पता भी नहीं था कि हमारी मौत किस वजह से हुई है, लेकिन ये बताकर तूने अच्छा ही किया। अब तुझे भी सजा मिलनी चाहिए। दीदी, इसे मत छोड़ना। इसके जैसे मुजरिमों को तो बुरी से बुरी सजा मिलनी चाहिए। सुष्मिता और भानुमति उन दोनों को पटक पटक कर मारने लगती हैं कि तभी वहां चिराग और अनन्या पहुंच जाती हैं और उन्हें ये सब करने से रोकती हैं। रुक जाओ, अरे रुक जाओ, ऐसा मत करो। तुम दोनों ये क्या कर रही हो? तुम बहुत अच्छी दिल की हो, तुम्हें ये सब करते हुए शोभा नहीं देता। लेकिन इसने हमारी हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद कर दी, इसे हम कैसे छोड़ें? अरे इसको कानून सजा देगा, इसे छोड़ दो और तुम दोनों यहाँ से मुक्त हो जाओ। हम अपनी छोटी बहन दृष्टि के लिए यहाँ रुके हुए हैं, उसका हमारे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। दोनों चुड़ैल बहनों की बातें सुनने के बाद अनन्या की आंखों में आंसू आ जाता है, जिसके बाद अनन्या उन दोनों चुड़ैल बहनों से कहती है, आज से तुम्हारी बहन हम दोनों की बेटी हुई। इसको पढ़ाने की और अच्छी परवरिश देने की जिम्मेदारी हमारी हुई। अनन्या की ये बात सुनकर सुष्मिता और भानुमति की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती हैं।
वहीं चिराग विमल को पुलिस के हवाले कर देता है, जिसके बाद विमल को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है और अनन्या अपने पति चिराग के साथ दृष्टि का बिल्कुल अपनी एक बेटी की तरह ध्यान रखने लगती है। डब्बे वाली सास बहू। बिजनौर गांव में रहने वाले हरभजन के परिवार में कुल 4 सदस्य हैं। हरभजन, उसकी पत्नी केसरी, बेटा प्रीतम और बहू मंदिरा। वो दोनों बाप बेटे खेती के काम में काफी निपुण थे। अरे मंदिरा बहू, बना कि नहीं कुछ? बस बाबूजी लाई। बहू अगर देरी हो तो जो रूखा सूखा है वही ले आ। अरे रे, अब का बेचारी बहुरिया चुल्हनी पर सवार हो जाए, कौन रेल छूटत है का? ठहर जाओ। अरे भगवान, तुम लुगाई हो कि कसाई? जब देखो हमारे चांद पर मचान गाड़ी की होड़ लगाई रहती हो। आज 2 खेतों में सब्जियां बोना है। मंदिरा तेज गति से दोनों के आगे खाने की थाली परोसती है और दोनों तुरंत खाना सफाचट करके लंबी डकार मारते हुए कहते हैं, वाह बहू, क्या गजब का दमदार खाना बनाया था। पेट भर गया पर मन नहीं भरा। हाँ मंदिरा, वाकई तुमने खाना काफी बेहतरीन बनाया था। आखिर बहू कौने की है? केसरी देवी की। तो नप तुला हाथ तो होइए ही। केसरी बहू के हाथ के खाने की बखान कर रही होती है। तभी गांव का मुखिया दरवाजे पर दस्तक देते हुए बोलता है, अरे जब स्वादिष्ट खाना बनाने में सास 10 नंबरी है तो बहू नंबरी तो होगी ही केसरी। अरे मुखिया जी, आप इतने भोर सवेर हम गरीबन की कुटिया में कोनो काम रहे का? एकदम खास मकसद से आया हूँ। कल मेरी बेटी लाजवंती की मंगनी है, जिसका पहला निमंत्रण तुम्हें देने आया हूँ। दरअसल कल तुम्हें हलवाई की जगह सारा खाना बनाना होगा, क्योंकि हलवाई से ज्यादा भरोसा मुझे तुम्हारे खाने पर है और हलवाई का श्रम मैं तुम्हें दूंगा। जी हुजूर, निश्चिंत रहिए। हम सास बहू ऐसन खाना बनाए कि सबन जन उंगलियां चाटत रह जाइए। हरभजन और प्रीतम, तुम्हारा ध्यान रखते हुए मैंने मंडी से सब्जियां नहीं मंगाई हैं, क्योंकि मुझे तुम्हारे खेत की ताजी तरकारी कल के भोज के लिए चाहिए। जी सरकार, आज सब्जियां तोड़कर उन्हें कल तड़के भोरी हवेली पर पहुंचा देंगे। अगले सवेरे सास बहू घर का कामकाज निपटाकर हवेली के बावर्ची खाने में पहुंचती हैं। सासू माँ, ये चारों ओर राशन पानी का झमेला देखकर मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करें। बहू घबराना ही, तू बारीक मसाला तैयार कर, पहले कढ़ाई पनीर बनाकर निपटावत हैं। दोनों सास बहू साड़ी का पल्लू कमर में कसकर खुश मिजाज झटपट खाना तैयार करती हैं। ये देखकर मुखिया हैरानी से कहता है, इतने कम में तो सालों के तजुर्बे से भरे आधे दर्जन हलवाई भी दावत का भोज तैयार नहीं कर पाते, जितना कि तुम सास बहू ने किया। ये लो तुम्हारा मेहनताना। मुखिया काका, पहले खाना चक्कर तो देख लीजिए। इसकी कोई जरूरत नहीं। खाने की लजीज महक और रंगत साफ शब्दों में बयां कर रही है कि खाना कितना स्वादिष्ट है। जश्न में सास बहू के खाने की खूब तारीफ होती है, जिसके बाद दोनों घर लौट आती हैं। एक सवेरे हरभजन और केसरी के बीच मुठभेड़ छिड़ जाती है। अरे क्यों छोटी सी बात का बखेड़ा खड़ा कर रही हो? आरी दादा, ई कतो के छोटा बात जान पड़त है। जीवन भर हम गरीब और अमीर के बीच में ही फसल रह जाएं। जाने कौन दिन ई 1.5 फुटिया गुमटी से छतनुमा मकान हुई। माँ जी, वैसे ये आपका आपसी मामला है, लेकिन अगर आप बुरा न माने तो कुछ कहूँ? हाँ बहुरिया, एकदम बेझिझक होकर कह डाल। माँ जी, अन्नपूर्णा देवी की दया से हम सास बहू के हाथ में बेहतर खाना बनाने का हुनर सवार है। फिर घर का चूल्हा चौका खत्म करने के बाद सारा दिन खाली हूँ। क्यों ना हम घर बैठे खाने का डब्बा बनाए, इससे 4 पैसे आएंगे तो हम घर के मर्दों का हाथ बटा पाएंगे। ई तो एकदम नीक तरकीब है। और डब्बे की सब्जी खरीदने के पैसे तो सूखे सूखे बच जाएंगे। दोनों सास बहू सब्जियों के बागान से सब्जियां तोड़ लाकर बाजार से कुछ डिब्बे खरीदकर चाव से बनाया खाना सजाकर कहती हैं, ईश्वर का नाम लेकर शुरुआत करते हैं। दोनों सास बहू खाने के डिब्बे लेकर बुलंद आवाज से कहती हैं, चखो सास बहू की मजेदार स्वादिष्ट डिब्बे, एक बार खाओगे बार बार आओगे। अरे बहुरिया, हमरा ही खाने के डब्बे की तरकीब जम तो जाई, कहीं हमारे लगाए हुए पैसे डुबो ना दे। अब अहीं तक एक भी खाने का डिब्बा ना ही बिका। माँ जी, वो इसलिए क्योंकि गांव में संयुक्त परिवार निवास करते हैं जो भोजन खुद पकाते हैं। हमें अपने खाने के डिब्बों को लेकर वहां जाना होगा जहां मजदूर से भरा कारखाना बसा हो। दोनों सर पर खाने के डिब्बों से भरी टोकरी लेकर एक बड़े कारखाने में घुसकर कहती हैं,
यहाँ हमारा काम बन जाएगा। दोनों को देख कारखाने का मालिक महिपाल कहता है, अरे किसकी इजाजत से अंदर घुसी आ रही हो? साहिब, वो दोपहर के भोजन के समय जानकर हम बिन इजाजत अंदर चली आई। जी, हम सास बहू खाने के डिब्बे बनाती हैं। नहीं चाहिए ये बेस्वाद खाने के डिब्बे। साहिब, एक डब्बा चख कर देख लो, खाना ना भाए तो भले एक पैसा ना देना। महिपाल जैसे ही खाने का डिब्बा खोलता है, उसमें से आ रही तेज खुशबू से मंत्रमुग्ध होकर खाने का निवाला चख कर वाहवाही करता है। भाई वाह, तुम सास बहू के हाथों में तो जादू है। इतना लाजवाब खाना, मजा आ गया भाई। तुम्हारे हाथों में साक्षात अन्नपूर्णा का वास है। कल से हर रोज मेरे कारखाने की खातिर 50 डिब्बे ले आना और हाथों हाथ कीमत ले जाना। जी, आपका शुक्रिया। महिपाल बाकी के डिब्बे की कीमत अदा करके सभी वर्कर को खाना देता है। उन कीमत से सास बहू एक पुराना ठेला खरीद कर खाने के डिब्बे तैयार करके उन्हें हर दिन बेचने निकलती हैं। आ जाओ काका चाचा और ले जाओ सास बहू के लाजवाब स्वाद से भरे खाने के डिब्बे। अरे ओ खाने वाली, कैसे बेच रही हो एक डिब्बा? जी, 50 रुपए में एक भरा पूरा डिब्बा। इसमें 2 तरह की सब्जी, 4 रोटी और चावल शामिल हैं। 50 रुपए में इतना कुछ? तुमने तो 10 बरस पीछे की याद दिला दी। बबुआ, तू ई गांव में नया आए हो का? जी काकी, मेरे 4 दोस्त भी मेरे संग हैं। अगर आपके डिब्बे का खाना शानदार निकला तो कल से 5 डिब्बे खरीदूंगा। धीरे धीरे सास बहू के शानदार खाने के डिब्बों की खपत तेजी से बढ़ती चली जाती है, जिससे उन्हें काफी ज्यादा आमदनी होने लगती है। माँ जी, खाने के डिब्बों से इतने कम वक्त में हमने इतने पैसे जोड़े हैं, क्यों ना अब हम एक ढाबा खोलें? उससे हमें 2 फायदे होंगे। राहगीर वहाँ तसल्ली से बैठकर खाएंगे और हमें दिन भर धूप की मार नहीं झेलनी पड़ेगी। रही बात डिब्बे पहुँचाने की, तो उस खातिर हम एक नौकर रख लेंगे। दोनों सास बहू ढाबा खोलकर उसे चलाने लगती हैं। उनके खाने की अच्छी गुणवत्ता और सस्ते दर के चलते लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। जो भी उनके हाथ का स्वाद चखता वो कहता, वाह, क्या गजब का स्वाद भरा है तुम सास बहू के खाने में। मजा आ गया, एक डिब्बा घर के खातिर भी भर दो। जी क्यों नहीं। ढाबे पर आने वाले लोग ना सास बहू के दमदार खाने को वहाँ बैठकर खाते, बल्कि खाने के डिब्बे घर भी ले जाया करते, जिससे उनकी दुगनी कमाई होने लगी थी। माँ जी, अब हर दिन हमारी दुकान पर सैकड़ों लोग की भरमार लग रही है। ऐसे में कारखाने और मिलों में खाने के डिब्बे पहुँचाने का काम शायद रोकना पड़ेगा। अरे बहू, ही कब बोला तो वो दिन भूल गई। हम सास बहू आज उन खाने के डिब्बे से मशहूर होकर ही इस मुकाम तक पहुँचे हैं। दोनों सास बहू सोच में पड़ जाती हैं। तभी एक युवक वहाँ आकर कहता है, जी मेरा नाम भोला है। अगर आपके यहाँ मेरे लायक कोई काम हो तो बता दीजिए। काम तो है, तुम्हें हम सास बहू के हाथों बनाते खाने के डिब्बों को इन पते पर पहुँचाना होगा। हो जाएगा दीदी। चलो, डब्बे का मसला भी सुलझ गया। डिब्बे और ढाबे से उन्हें हर दिन ताबड़तोड़ कमाई होती है, जिससे वो एक शानदार घर बनाती हैं और काफी रईस हो जाती हैं। साथ ही और भी कई नौकर चाकर उनके डिब्बे के काम में शामिल होते हैं। बहू, हम के आपन दुकान के नाम सास बहू के डिब्बे रखे के चाहिए, काहे कि ऊके चलते ही हम आज औरत होकर भी इतना कुछ हासिल कर चुके हैं। सब हमारे हाथों का हुनर का कमाल है सासू माँ। सास बहू के बेहतरीन खाने के डिब्बे उन्हें न सिर्फ तरक्की की सीढ़ियां चढ़ाता है, बल्कि गांव-गांव में मशहूर करता है। जादुई सोने की गाय गोबर वाहन खिलौना। एक गांव में एक बूढ़ी औरत अपने पोते रोहित के साथ रहती थी। उसका पोता बहुत ही प्यारा था। वो उसकी हर खुशी का ध्यान रखती थी, लेकिन गरीबी के कारण उसकी सारी इच्छा पूरी नहीं कर पाती थी। एक दिन उसका पोता उसके पास आकर बोलता है, दादी, मुझे भी खिलौना लाकर दो ना। बाकी बच्चों की तरह मुझे भी खिलौने से खेलना है। सबके पास इतने अच्छे अच्छे खिलौने हैं, बस मेरे पास ही नहीं है। आप मेरे लिए भी खिलौना लेकर आओ ना। अरे बेटा, मुझे माफ कर दो। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जो तेरे लिए खिलौना लेकर आ सकूं। तुम जाकर दूसरे बच्चों के साथ उनके खिलौनों से खेलो, जाओ। अपनी दादी की बात सुनकर रोहित उदास होकर दूसरे बच्चों के पास जाता है और बच्चों से बोलता है, मुझे भी अपने साथ खिला लो। मेरी दादी के पास पैसे नहीं है कि मुझे खिलौने लाकर दे, इसीलिए मैं तुम्हारे खिलौने से खेल लूंगा। हम अपने खिलौने तुझे क्यों दे? अगर हमने अपने खिलौने तुम्हें दे दिए तो तुम हमारे खिलौने तोड़ दोगे, फिर हमारे मम्मी पापा भी हमें खिलौने नहीं दिलाएंगे, इसीलिए हम तुम्हें नहीं खिलाएंगे। बच्चों की ये बात सुनकर रोहित रोने लगता है और उदास होकर अपनी दादी के पास जाता है और फिर दादी को बोलता है, दादी,
मुझे किसी बच्चे ने खेलने नहीं दिया। वो बोलते हैं कि तुम अपने ही खिलौनों से खेलो, अपना खिलौना लेकर आओ। दादी रोहित को ऐसे उदास देखकर बोलती हैं, अरे मेरा बच्चा, अरे रोहित, तू उदास मत हो। मैं तेरे लिए कुछ पैसों का इंतजाम करती हूँ और फिर तेरे लिए खिलौने लेकर आऊंगी। आप सच बोल रही हो दादी? हाँ मेरे बच्चे, मैं जल्दी से तेरे लिए खिलौना लेकर आऊंगी। फिर दादी जाकर अपनी जमा पूंजी देखती है तो बस उसे एक चांदी का सिक्का ही मिलता है और वो सोचती है, इस चांदी के सिक्के में रोहित के लिए छोटा मोटा खिलौना तो आ ही जाएगा। फिर दादी उसे लेकर बाजार की तरफ चली जाती है और वो जंगल के रास्ते से होकर जाती है और दादी बोलती है, हे भगवान, कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। पहले तो मेरा बेटा और बहू मुझसे छीन लिए और उसके बच्चे की परवरिश के लिए आज मेरे पास सिर्फ ये चांदी का सिक्का है। मैं उसकी कोई जिद भी पूरी नहीं कर सकती। कैसी दादी हूँ मैं। दादी यही सोचती हुई जा रही थी, तभी उसे एक साधु बाबा मिलते हैं। बहन जी, कहाँ जा रही हैं? अरे बाबा, प्रणाम। मैं अपने पोते के लिए एक खिलौना लेने जा रही हूँ। मेरा पोता जिद कर रहा था कि उसे खिलौना चाहिए, पर मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं उसे खिलौना दे सकूं। इसीलिए मुझे ये चांदी का सिक्का गुल्लक में मिला है, उसे ही लेकर जा रही हूँ। क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकती हो? मैं बहुत भूखा हूँ। ऐसा लग रहा है कि मेरी जान अभी निकलने वाली है। अरे बाबा, मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन जो होगा मैं आपके लिए खाना जरूर लेकर आऊंगी। आप यहीं पर बैठिए और मेरा इंतजार करिएगा। बूढ़ी दादी बाजार में चली जाती हैं और वो रास्ते में सोचती हैं, मेरा बेटा खिलौने के बिना 1-2 दिन और रह लेगा, लेकिन बाबा भूखे नहीं रह सकते। वो भूख से मर ही जाएंगे। उन्होंने कहा भी था, मैं इस चांदी के सिक्के से जो रुपए आएंगे उनसे खाना ही ले लेती हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। फिर बूढ़ी दादी उस चांदी के सिक्के को बेच देती हैं और उससे जितना पैसा मिलता है उनसे खाना ले आती हैं। दादी उसे लेकर बाबा के पास जाती हैं। लो बाबा, खाना खा लो। मैं आपके लिए खाना लेकर आ गई हूँ। बाबा खाना खाकर बोलते हैं, इन पैसों से तो तुम अपने बच्चे के लिए खिलौना लेने वाली थी, तुम खिलौना नहीं लाई। मेरे पास एक ही सिक्का था बाबा, और मुझे नहीं लगता कि उसमें खिलौने आ जाते, इसीलिए आपके लिए खाना ही ले आई। वैसे भी तुम्हारे लिए खाना ज्यादा जरूरी था। मेरा बच्चा तो 1-2 दिन बाद खिलौने से खेल लेगा। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ बहन। तुम मेरी जादुई सोने की गाय ले जा सकती हो। ये गाय कोई मामूली गाय नहीं, बल्कि एक जादुई सोने की गाय है। इस गाय का गोबर भी सोने के गोबर में बदल जाता है। अरे बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने मेरी जिंदगी की सारी परेशानी ही खत्म कर दी है। फिर बूढ़ी औरत बाबा की जादुई सोने की गाय लेकर घर आ जाती है। फिर रोहित अपनी दादी के पास आकर बोलता है, दादी, आप खिलौना नहीं लाई? अरे बेटा, मैं तुझे खिलौना जरूर लाकर दूंगी। देख, मैं जादुई सोने की गाय लेकर आई हूँ। अब इसका दूध बेचकर तेरे लिए खिलौने लाऊंगी। दादी जादुई सोने की गाय को घास खिलाती है, लेकिन गाय दूध नहीं देती। फिर जादुई सोने की गाय गोबर करती है और वो गोबर सोने के गोबर में बदल जाता है। फिर दादी सोचती है, क्यों ना मैं सोने के गोबर के खिलौने बना दूं, इससे मेरी आमदनी बहुत बढ़ जाएगी। फिर दादी सोने के गोबर के खिलौने बनाती हैं। सब खिलौने सोने के ही बन जाते हैं। दादी सबसे पहले एक कार बनाती है और उसे अपने पोते को दे देती है। फिर रोहित अपने दोस्तों को अपनी सोने के गोबर से बनी सोने की कार दिखाता है। ये देखो, मेरी कार कैसी है?
मेरी दादी ने बनाई है, ये सोने की है। चलो मैं सबको कार दिखा कर आता हूँ। फिर रोहित ऐसे ही दूसरे बच्चों को अपनी सोने की कार दिखाता है तो बच्चे उससे कहते हैं, रोहित, तुम किसकी सोने की कार चोरी करके लाए हो? और तुम्हारी दादी के पास सोने के खिलौने कहाँ से आ गए? तुम्हारी दादी तो बहुत गरीब है ना? मेरी दादी अभी एक जादुई सोने की गाय लाई है और ये उसी के जादुई सोने के गोबर से बना है। हम चोरी नहीं करते, हम बहुत ही ईमानदार हैं। रोहित की बात सुनकर बच्चे आकर्षित हो जाते हैं। चलो हम भी तुम्हारे साथ खेलते हैं रोहित, हम चाहते हैं तुम हमारे दोस्त बनो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सब रोहित की सोने की कार को बहुत पसंद करते हैं और उसकी कार देखकर चकाचौंध हो जाते हैं। फिर वो आकर अपनी दादी से बोलता है, दादी दादी मुझे दूसरा खिलौना दो ना। मेरे सब बच्चे अच्छे दोस्त बन गए हैं। एक खिलौने की वजह से मैं सबका हीरो नहीं बन पाया। अब मैं उन्हें और खिलौने दिखाऊंगा। दादी उसके लिए फिर जादुई सोने के गोबर से एक सोने का ट्रक बनाती हैं। फिर रोहित खेलने जाता है और बच्चे उसके खिलौनों को लेने की कोशिश करते हैं। हर एक बच्चा उसके खिलौने देखकर बहुत खुश हो जाता है और उसके साथ खेलने को बोलता है। फिर रोहित फिर से अपनी दादी को बोलता है, दादी मुझे एक और सोने का खिलौना दो ना। दादी फिर से रोहित के लिए जादुई सोने की गाय का जादुई गोबर इस्तेमाल करके एक सोने का हेलीकॉप्टर बनाती हैं। सोने का हेलीकॉप्टर बहुत चमचमा रहा था। रोहित उसे लेकर अपने दोस्तों के पास चला जाता है तो सब बच्चे उसके अद्भुत सोने के गोबर से बने खिलौने को देखकर हैरान हो जाते हैं और वो बोलते हैं, रोहित, तेरी दादी तो बहुत अमीर हो गई है, तुझे इतने अच्छे अच्छे खिलौने देती है, हमें भी अपना दोस्त बना लो ना। उसके बाद रोहित की दादी ने यही काम शुरू कर दिया और वो जादुई सोने की गाय की मदद से उसके जादुई सोने के गोबर से खिलौने बनाती हैं और बाजार में बेचने लग जाती हैं। उन्हें बेच कर वो एक अच्छी दिनचर्या गुजारने लग जाती हैं और रोहित को भी अच्छे स्कूल में पढ़ाने लग जाती हैं।